व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि ईपीएफओ का फॉर्म आप लोगों ने किसने भर रखा है। जिसने भर रखा है वो यस बोले, जिसने नहीं भर रखा है वो नो बोले। अब यहाँ पर जिसने भर रखा है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और जिसने नहीं भर रखा है वो यहाँ पर इंजॉय कर सकता है, क्योंकि जिस किसी ने यूपीएससी का ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, अभी इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, उसमें आप लोग अपने एग्जाम की डेट चेंज, वो डेट नहीं सॉरी सेंटर चेंज करा सकते हैं। डेट नहीं, डेट तो पहले ही कई बार चेंज हो चुकी है। तो आप लोग एग्जाम जो है उसका सेंटर चेंज करा सकते हैं। तो आप लोगों के पास में ऑप्शन दिया जाएगा। ये ऑप्शन जो है यूपीएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर कल एक वीडियो मैंने बनाई थी डिटेल में कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। दो बेसिकली फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा और 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि गलत आप लोगों ने सेंटर भर दिया था, अगर आप लोगों को लगता है कि सेंटर आप लोग कोई और होना चाहिए, तो आप लोग यहां पर देखिएगा, इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखा है, वहां पर जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं, जहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कि हाँ यहां पर एक तरीके से कि आप लोगों को ये चीजें करनी है। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई गई है, पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसने ये एग्जाम एक तरीके से इसका फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेंटर चेंज करने की ओनली आप लोगों को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सेंटर आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोगों को लगता है कि पहले कहीं और थे, वहां पर फॉर्म भरा था, सोचा था यहां रहेंगे, पर कोविड-19 ने सिचुएशन को चेंज कर दिया, तो आप लोग इसको जरूर चेंज कीजिएगा। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है पहला फेज। ठीक है, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर है, और इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो पीडीएफ कंप्लीट यूपीएससी की थी, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारी चीजें मैंने वीडियो में कवर कर दी थी, छोटी सी पीडीएफ थी वो। बाकी देखिए, ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। 9 तारीख को आप लोग का ईपीएफ होगा और 27 को आप लोग का प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपना टारगेट 9 तारीख लेकर चल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि इसी को फाइनल डेट अपना मानकर चलिए कि अपनी प्रीलिम्स की तैयारी यहां तक कंप्लीट करनी है। इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रैक्टिस करनी है 27 ऑफ जो जून तक। तो इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न लेकर चलना है। ईपीएफओ में जो करंट अफेयर है वो आप लोग कम से कम कवर करना है जनवरी 2020 से। इसको कवर करके चलिएगा। 1.5 साल पहले फॉर्म निकला था, ये आप लोग देखते हैं, लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को जब आप लोगों का एग्जाम होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि कम से कम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल का तो करना ही करना है। जिसको लगता है 1.5 साल का नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 साल का तो आप लोग कवर यहां पर करना ही करना है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं ईपीएफओ की प्रिपरेशन के लिए कि 5 से 6 महीने में कैसे आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोग के माइंड में न रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए, एक उन्हीं कहते हैं कि कमर कस लीजिए एक बार जिंदगी में, तो ताउम्र आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी। अगर अभी लापरवाही करोगे तो पूरी जिंदगी इसके लिए पछताओगे। तो ये कोशिश आप लोगों को करनी है अपनी साइड से। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना वो अपने हाथ में नहीं है, पर कोशिश करना अपने हाथ में है। तो कोशिश करने से आप लोगों को नहीं हटना है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के माता पिता ने बहुत सारी उम्मीद आप लोगों से लगाई है। आप लोगों के ऊपर बहुत सारा अपनी जो जमा पूंजी है उन्होंने खर्च की है। आप लोगों के ऊपर उनका आसरा एक तरीके से कि हाँ हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो क्या इतना सा आप लोग नहीं कर सकते कुछ दिनों के लिए यार, जी जान लगा दे। और आज तक मैंने कोई भी ऐसी न्यूज नहीं पढ़ी जिसमें ये लिखा हो कि वो बच्चा जो है पढ़ते पढ़ते मर गया। पढ़ने से किसी की जान नहीं गई आज तक। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सीरियस करके लग जाइए अब। ओके, और मॉर्निंग में उठकर अगर 4 बजे चीजों को स्टार्ट करते हैं आप लोग, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। प्रॉपर वे में अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। जब दुनिया सो रही है उस टाइम पर आप लोग जग रहे हैं, उस टाइम पर आप लोग अपनी लाइफ को स्टार्ट कर चुके हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों से आगे आप लोग निकल चुके हैं। तो ऐसे आप लोग समझिए। आज काफी अच्छा लगा, लगभग 1200 प्लस बच्चे उठ रहे थे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो इसको अच्छे से और बढ़ाइए। 1500 का टारगेट रखा था, जल्दी से इसको अचीव कीजिए। जो कोशिश कर रहे हैं वो भी जल्दी से उठिए। आइए, आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, ये है यहाँ पर स्कोडिया सी। जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। एक और छोटी सी जो चीज है आप लोगों के सामने, हालांकि चलिए आगे बताता हूं, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कार्टून के बारे में बात करनी थी। आज का जो कार्टून है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली जा रही है, जो एक एक कर यहां पर आर्टिकल, पहले एक ओवरव्यू हम लोग यहां पर ले लेते हैं। तो जो यहां पर साइड वाला ये आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल और ये वाला जो आर्टिकल है, ये कोविड-19 और उसकी दवाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल को कंबाइन कर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये यहां पर एक डिफरेंट एंगल दिखाया गया है।
पूरा जो आर्टिकल है यहाँ पर संविधान के प्रोविजन बताए गए कौन से आर्टिकल में क्या क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डिस्कशन होगा यहाँ पर, खासकर जो प्रीलिम्स है, आंसर राइटिंग है, ईपीएफओ या फिर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल आप लोगों से इवन यूपी पीसीएस का पेपर आप लोगों ने अब की बार का देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए डायरेक्ट आर्टिकल पर, कहां पर क्या क्या प्रोविजन आते हैं। तो स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे आर्टिकल, तो ध्यान दीजिएगा। अर्बन वुमेन की कंडीशन क्या है, इसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आज की डेट में जो रजनीकांत है वो पॉलिटिक्स के अंगूर बने हुए हैं, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। आज के डेट में इनकी एंट्री जो ये तमिलनाडु में एंट्री करेंगे, तो हल्का सा ओवरव्यू हम लोग यहां पर लेंगे। हमारी कंट्री में जो यूथ है उनकी स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये अच्छा टाइम है ताकि कोविड-19 का इंपैक्ट भी हम लोग कम कर सकें। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर नजर डालेंगे। इसी के साथ में यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये है यूएसए के बारे में। अभी यूएसए में इलेक्शन हुए और जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट बनकर आए, तो जो बाइडेन जो है 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट बने। डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट थे, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज्यादा गंदगी फैला दी है कि जो बाइडेन उनको साफ करते करते उनका आधा टाइम चला जाएगा, ऐसा यहां पर इस आर्टिकल में बोल रहे हैं। जैसी सिचुएशन उन्होंने कंट्री के अंदर डिवाइड कर रखी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर जो व्हाइट और जो ब्लैक या ब्राउन पीपल आप लोग बोलिए उनके बीच में जो डिवीजन है, यानी कि इनडायरेक्ट में बोल तो सोसाइटी में जो डिवीजन आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो एक ह्यूज डिवीजन है। कोविड-19 की प्रॉब्लम एक ह्यूज प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल लेवल पर जो गंदगी फैला रखी है उनके द्वारा, ईरान के बारे में बात कर लीजिए चाहे और दूसरी कंट्री के बारे में बात कर लीजिए, काफी सारी कंट्री के साथ में रिलेशन को बर्बाद कर चुके हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर जो बाइडेन चलने वाले हैं, तो वो काफी टफ रहेगा, आसान टास्क उनके लिए नहीं रहेगी। तो ये यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है। बाकी ये कार्टून अभी देखेंगे। कार्टून में एक टर्म यूज की गई यहां पर। वैसे तो आप लोगों को पता है कि 8 दिसंबर है, आज भारत बंद है, तो इसके चलते यहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक पर्टिकुलर प्लांट की बात की गई है जिसका नाम है यहां पर बोनसाई प्लांट। मुझे भी इसके बारे में एक्चुअली नहीं पता था, तो मैंने जाकर इसके बारे में सर्च किया, तो यहां पर दिखा रखा है कि मोदी जी के द्वारा बोनसाई प्लांट लगाया गया, पर लेकिन ये जो प्लांट था इसने इन्हीं को जगड़ लिया। यानी कि एक तरीके से प्रोटेस्ट यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो पौधों के द्वारा यानी किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पर इनको बचाने के लिए जो अमित शाह जी है वो कैंची लेकर आ रहे हैं, ये दिखाया गया है। चलिए, ये तो एक तरीके से पॉलिटिक्स को दिखाने की कोशिश की गई कार्टून में। जब यहां पर पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी मनमोहन सिंह जी के काफी इंटरेस्टिंग कार्टून बनते थे, अभी यहां पर मोदी जी के बन रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट जो है यहां पर है ये है बोनसाई प्लांट, ठीक है। तो ये कैसा प्लांट है? बोनसाई जो प्लांट है यहां पर, ये एक बेस्ट प्लांट है जो कि घरों में यूज किया जाता है, जो एयर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेगा। बाकी इसके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, गले के अंदर कफ होता है या कोई थका थका फील कर रहे हैं आप लोगों को, तो उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा ये है बोनसाई प्लांट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके बारे में अब आप लोग 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं, इसको देखकर पिक्चर को आप लोग के मन में क्या विचार आ रहे हैं। एक और छोटी सी बात, आज लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाएगा आप लोगों का। उसका रीजन देखिए, ये आप लोगों को पता है कि कल जो नैनो मैगजीन है, जो यानी कि पीआईबी वाली वीडियो है, वो लेट आई थी और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैं लैपटॉप खुला हुआ छोड़कर वहीं पर ही सो गया, क्योंकि दिन में भी काफी ज्यादा एक तरीके से हेक्टिक शेड्यूल था मेरा थोड़ा सा, तो मैं वहीं पर ही सो गया बैठा बैठा टेबल के ऊपर। तो सुबह को उठा तो लैपटॉप ऐसा कैसा खुला का खुला था, तो फिर मैंने उठकर पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दी वहीं पर ही। तो वो जो पीपीटी थी वो बनती रही पर लेकिन पता नहीं, आप लोगों को पता है कि जब 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं लैपटॉप को चले चले, तो उसकी भी बेचारे की हिम्मत होती है, तो वो हिम्मत हार गया और रीस्टार्ट कर दिया लैपटॉप को बीच में, ठीक है। तो बोला कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से उसने रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट किया तो जो पीपीटी मैंने बनाई थी उसमें से आधी पीपीटी गायब हो गई, आधी मैंने सेव कर ली थी। तो इसकी वजह से जो आज का ये लेक्चर है ये थोड़ा सा आप लोगों को लेट देखने को मिल रहा है। तो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। एक एक्स्ट्रा वीडियो भी आ गई थी आप लोगों की, कुछ इसमें टाइम लग गया, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न जो था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से लेट आ रही है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, कभी इंटरनेट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे इसके बाद में हम लोग आगे बातें करेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। तो ये जो आर्टिकल है ये फार्मर के प्रोटेस्ट के बारे में है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फार्म एक्ट लाया गया और उसके चलते काफी सारे फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उसके बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे दूं। हमारी कंट्री में फार्म एक्ट लाया गया था, तो उसके चलते 3 जो ऑर्डिनेंस थे, जो संविधान में ऑर्डिनेंस जो लाए जाते हैं हमारी कंट्री में, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। तो जो पावर है वो आर्टिकल 1 to 3 के तहत पावर होती है। तो ऑर्डिनेंस यानी कि जो अध्यादेश लाए गए, यहां पर 3 एक्ट है हमारी कंट्री में जिनके लिए अध्यादेश लाए गए। तो यहां पर पहले अध्यादेश थे, फिर इनको यहां पर एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया पार्लियामेंट में।
पर ये एक्ट तो बना दिए गए। दिक्कत ये थी कि ये एक्ट जिसके लिए बनाए गए उनसे नहीं पूछा गया, जनता को ढंग से इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो ट्रेड यूनियन है, खासकर जो किसानों के रिलेटेड यूनियन है, फार्मर यूनियन है, उनसे ढंग से डिस्कशन नहीं किया गया। इसी के साथ में पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी ढंग से इन्वॉल्व नहीं किया गया। आनन फानन में इन एक्ट को पास कर दिया गया, जिसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। तो ये एक्ट पास कर दिए गए, तो इसकी वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि ये जो एक्ट पास किए गए हैं सेंटर के द्वारा, ये सेंटर के एक तरीके से हिस्से में आते ही नहीं है, ये वैसे स्टेट के हिस्से में आते हैं हमारे संविधान के हिसाब से मैक्सिमम पोर्शन इसका, क्योंकि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। ये जो 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर, इसमें से जो फर्स्ट लिस्ट है वो ये बोलती है कि ये सब्जेक्ट है, इसमें कुछ चीजें रखी हुई है, इन पे सेंटर लॉ बनाएगा। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट में, बोलते हैं इसमें स्टेट लॉ बनाएगा भैया, ये हो गए। ठीक है, जैसे आप लोगों को अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जो है यहां पर वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो स्टेट को लॉ बनाना चाहिए इसके ऊपर। कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर क्या बात करते हैं कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, और अगर सेंटर ने पहले बना दिया तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो ट्रेड से रिलेटेड कुछ प्रोविजन जो है वो यहां पर ये सेंटर की जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर आता है, तो उसका फायदा उठाते हुए सेंटर ने यहां पर ये लॉ बनाए। पर लेकिन जिस तरीके से इनको फॉलो करके चला जा रहा है वो सही तरीका नहीं है। मेनली जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को ट्रेड की तरीके से देखकर उसको लेकर चला जा रहा है, वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। तो ये यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है। तो जो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए था, जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी इनको पास करने का, सेंटर ने वो फॉलो नहीं किया, तो इसके चलते यहां पर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसको बाईपास कर ये एक्ट यहां पर लाया गया है। तो स्टेट का रेवेन्यू जो है उसके ऊपर भी इससे इंपैक्ट पड़ेगा काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि यहां पर सेस जो है वो लगाने के लिए स्टेट को डिप्राइव किया गया था। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स। मान लीजिए आज के में आप लोग इनकम टैक्स देकर आते हैं 15,000 रुपए, ठीक है, तो 15,000 रुपए में मान लीजिए इन्होंने 2% सेस लगा दिया, तो वो इस इनकम टैक्स पे लगेगा, ना कि आप लोगों की कंप्लीट इनकम पे लगेगा। तो इनकम टैक्स होता है जो सेस होता है ये टैक्स ऑन टैक्स। तो टैक्स आप लोग दे रहे हैं अपनी मनी के ऊपर, जो आप लोगों की सैलरी रही है एक साल के अंदर, उस पर आप लोगों ने 15,000 मान लीजिए टैक्स दे दिया। अब इस 15,000 पे 2% सेस लगेगा, तो इसलिए इसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप लोग और याद रखेगा, जो सेस होता है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है, जिसके लिए उसको इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि 2% सेस इकट्ठा किया जाएगा ताकि जो बच्चे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको किताबें और एजुकेशन प्रोवाइड करा दी जाए, तो ये एजुकेशन में ही यूज होगा इसका सेस को। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर इसको अय्यासी कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद कर लेकर आ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोग नहीं करेंगे। तो सेस का मतलब ये होता है कि जिस पर्पज के लिए उसको लगाया गया है उसी पर्पज के लिए आप लोग को यूज करना है। तो यहां पर ये भी पावर जो है वो राज्य की सेंटर के द्वारा छीनी जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला गया है कि डेमोक्रेसी की जो बैकबोन है, खासकर सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? अगर कोई लॉ बनाने वाला है तो वो लॉ बनाए, अगर कोई इंप्लीमेंट करने वाला है तो वो उसको इंप्लीमेंट करे। तो इस तरीके से जो जुडिशरी है वो अपना काम करे। तो इसका मतलब यह कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए था, सेंटर अपना काम करे और स्टेट अपना काम करे, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। पर लेकिन चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मुंह हार चलते रहे सारे। इसलिए जुडिशरी इनके सर पर बैठी है कि संविधान के हिसाब से अगर काम नहीं करोगे तो फिर हम लोग उसको नल एंड वॉइड करार दे देंगे, हम बोलेंगे कि तुमने ढंग से काम नहीं किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। तो अभी जो बातें निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि संविधान के जो बेसिकली प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं किया गया हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो संविधान के कुछ प्रोविजन के बारे में अगर बात करूं तो पॉलिटी में हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन यहां पर इस आर्टिकल में किया गया है, जो कि पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी। वे किस आर्टिकल तक किस आर्टिकल तक आते हैं ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पॉलिटी का रिवीजन करते रहो साथ साथ में, क्योंकि पॉलिटी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ईपीएफओ में अगर आप लोग देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री दो ऐसी चीजें अगर उन पर फोकस देकर चलोगे प्लस करंट अफेयर, काफी बड़ा पोर्शन आप लोग का कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग करोगे अकाउंटेंसी और लेबर लॉज तो थोड़ा सा वहां पर आप लोगों को फोकस देना है। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कीजिए, कोई सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। और काफी अच्छी पोस्ट है, नॉर्मली अगर देखा जाए इतनी पोस्ट नहीं पहले देखने को मिली थी कभी। तो इसके साथ में अगर हम लोग बात करते हैं फार्मिंग के बारे में, बात करें ट्रेड जो डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो भी मैटर है आज की डेट में ट्रेड से रिलेटेड वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टर्म के थ्रू यहां पर आएगा, यानी कि सारी चीजें यहां पर डिजिटली देखने को मिलेंगी। एक्ट के अंदर ये बोला गया है। और डिजिटली किन के लिए की जा रही है? मैक्सिमम किसान जो फार्मर है हमारी कंट्री में वो आप लोगों को अनएजुकेटेड देखने को मिलेंगे, जिनको डिजिटल सिस्टम की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो चीज आप लोग उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उनको एक मिडिल मैन पकड़ना पड़ेगा कि भाई यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखना क्या लिखा
हुआ है इसमें। जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे ना कई बार, जैसे पहले बैंक में अगर जाया करते थे तो जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा आता कि भैया मेरे से भरना नहीं आता, इसको भर दो, मुझे पैसे निकालने हैं, ठीक है। कई सारे बुजुर्ग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह कंडीशन देखने को मिलेगी यहां पर। अगर कोई मिडिलमैन आएगा तो मिडिलमैन से पूछा जाएगा कि भैया बता दो, और वो मिडिलमैन भी तो यहां पर एक तरीके से बेवकूफ बना सकता है अपना फायदा निकालने के लिए, और उसको हायर करने के लिए भी फार्मर को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा अगर कोई ऐसा मिडिलमैन आता है तो दोनों तरीके से यहां पर नुकसान है। एक तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं फार्म की डिजिटल में क्या लिखा हुआ है फार्मर, और दूसरा यहां पर पैसे भी देने पड़ रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों ने इनके ऊपर डाल दिया, जो कि गलत बात है। दूसरी बात, फार्मर जो है अगर बात करें जिस तरीके से इंटरफेयर किया जा रहा है, तो फार्मर की जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं यहां पर एक गलत तरीके से एक इंटरप्रिटेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहां पर फंडामेंटल राइट 19 का पार्ट फर्स्ट का सब पार्ट एफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर बात करें फ्रीडम के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ फार्मर का हनन यहां पर हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहां पर इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बात बोली गई यहां पर फार्मर की रोजी रोटी है, भैया ये जमीन, जिस जमीन के ऊपर फार्मर उगा रहा है अपनी रोजी रोटी, इसी से पूरा देश चल रहा है। और सबसे जो बुरी कंडीशन यहां पर ये यही फार्मर हमारी कंट्री में परेशान चल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है, तो राइट टू लाइफ का भी यहां पर हनन हो रहा है। जो आर्टिकल 21 हमारे संविधान में, ये भी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो आर्टिकल 43 का यहां पर हनन हो रहा है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो यहां पर इस तरीके से इंप्लीमेंट की जाए ताकि जनता को उसका फायदा हो सके। तो ये डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि भैया सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप लोग काम करो। तो उसका भी यहां पर आर्टिकल 43 का यहां पर हनन होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर जो एक्ट के तहत। तो जो आर्टिकल 43 है इसमें यहां पर ये बोला गया कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहां पर होना चाहिए, उसको आप लोग ढंग से नहीं इनको जीने दे रहे हैं इस किसानों को। तो इसके चलते यहां पर आर्टिकल 43 का भी यहां पर हनन हो रहा है। वह एक सोसाइटी और कल्चर अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पा रही है जैसे उनको अपनी जिंदगी को लेकर चलना चाहिए। तो आर्टिकल 43 का भी यहां पर हनन हो रहा है। अगर आगे बात करें यहां पर और भी कई सारी बातें बोली गई हैं। जो टर्म आप लोगों ने यूज किया ना इसके अंदर फार्मर, जो किसान यूज किया गया है, किसान आप लोगों ने जो डेफिनेशन है उसमें कई सारे लोगों को छोड़ दिया है। जैसे कि जो क्रॉपर होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा धान की जब मूंजी लगाई जाती है खेतों में आप लोगों ने, तो हाथों से उसको रोप करते हैं। लेबर यूज की जाती है, जैसे कि ईंट को बांधना है, ठीक है, ईंट को उसमें से जो गंदगी वगैरह निकालनी है, खेतों में खाद वगैरह डालना है, ठीक है, उसमें आप लोगों जो लेबरर जो यूज की जाती है। और जो टिलर होते हैं खेतों को जो बहाने का काम करते हैं, जोतने का काम करते हैं, तो इनको आप लोगों ने बाहर कर दिया है। तो फार्मर की जो टर्म है वो आप लोगों ने छोटी कर दी है। तो इसके चलते अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो इनको लेकर कहां जाओगे। तो एक्ट से जिनको बाहर ही रखा गया उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और मैक्सिमम आज के डेट में लोग आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में कई सारी, जैसे गेहूं कटाने हैं तो लेबर को लगा देते हैं, भूसा ढोना है तो लेबर को लगा देते हैं, उनके बारे में आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके राइट का भी यहां पर हनन होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में अभी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी है। मान लीजिए कोई चिप बनाने वाली कंपनी है, उसने किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये आलू आप लोगों को बनाने हैं और ये आलू हम आप लोगों से खरीदेंगे। तो प्रॉपर सेट हो गया कि इस क्वालिटी के आलू होने चाहिए और इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा। पर लेकिन पता चला जिस क्वालिटी के आलू यहां पर बोले गए थे, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो बोली गई थी, मौसम खराब हो गया या फिर कोई और दिक्कत आ गई, उस क्वालिटी के आलू वहां पर नहीं मिल पाए। तो किसानों के ऊपर इसका एक हर्जाना किसानों को झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको प्रेशर को वहन करने के लिए किसानों को इसके अंदर दुनिया भर के केमिकल डालने पड़ेंगे ताकि क्वालिटी बनी रहे। तो वो वनरेबल होगा, यहां पर जमीन बंजर बनेगी उससे। और दूसरा बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल में नहीं बोला गया, हेल्थ के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा इसका। जब इतना ज्यादा केमिकल इसके अंदर डाला जाएगा तो जो लोग इसको खाएंगे उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है कि उसका क्या होगा। तो इसके चलते ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगा दोनों तरीके से कि यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसी स्टैंडर्ड उसी क्वालिटी का सामान आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तीसरा जो यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर बोली गई है कि अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और कल को यहां पर आप लोग उससे खुश नहीं है, कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को लगता है आप लोगों का हनन हो रहा है, तो यहां पर जो नो राइट टू अपील, यहीं पर ही फाइनल डिसीजन निकलेगा। यानी कि ये बोला जाए कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं गांव में, और गांव का प्रधान है, सरपंच है गांव का, वो सरपंच ये कह रहा है कि जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, खुश हो चाहे रो लो। इसके अलावा आप लोग ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो कैसा लगेगा, कैसा क्या लगेगा, सीधा सीधा राइट का हनन हो रहा है यहां पर। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है इनका संविधान का हनन हो रहा है इस तरीके से, अगर आप लोग उनको राइट टू अपील नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिक जो हमारे संविधान के, जो आज की डेट में जो बेसिक सिद्धांत हमारे संविधान के, हमारे संविधान निर्माताओं ने रखे
थे, वो कई सारे बेसिक सिद्धांत हैं जिनका यहां पर हनन इस पर्टिकुलर प्रोविजन में किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो किसान आज के दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सारे जो कंसर्न है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कंसर्न उनके वो सुनने चाहिए और उनका सोल्यूशन यहां पर निकालना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता अगर खुश नहीं होगा तो कैसे पूरा देश खुश रह सकता है। तो ये यहां पर आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। देखिए आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ऐसे भी आर्टिकल डिस्कस किए कि गवर्नमेंट की मंशा यहां पर कई आर्टिकल ऐसे गवर्नमेंट की मंशा दिखाई गई थी कि वो भी अच्छी है, वो चाहते हैं कि बिचौलिया को यहां पर मिट जाए। पर लेकिन सबसे जो मुझे इन चीजों के अंदर जो सबसे गलत चीजें लगी है वो ये है कि अगर आप लोगों को इतने बड़े बड़े चेंज करने थे, अगर आप लोगों को किसानों के लिए कुछ करना था, तो आखिर पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीजर लेते, जो किसानों की जो यूनियन है उनसे बातें करते, इसको जनता में भी रखा जाता कुछ दिनों की, हाँ भैया ये सही है या फिर गलत है। तो इससे क्या होता, जो भी कंसर्न थे वो पहले ही आ जाते, ये फ्रस्ट्रेशन और ये प्रोटेस्ट की नौबत यहां पर ना आती। तो वही कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी आप लोगों को क्योर करना पड़ेगा और इतने प्रोटेस्ट चलने, हो सकता है आप लोगों को ये रिपील भी करने पड़ जाए या फिर आप लोगों को काफी सारे चेंज करने पड़ जाए। तो अगर ये चेंज पहले ही हो जाते, अगर पार्लियामेंट में अगर प्रॉपर वे में इनको डिस्कस किया जाता है तो कैसा रहता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये समझाने की कोशिश इस आर्टिकल में की गई है। बाकी किसानों के बारे में अगर बात की जाए तो किसानों को भी कई जगह यहां पर यह भी बोला गया कि किसानों को भी गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा यहां पर निकल के आ रहा है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं आज की डेट में उनको ये पता ही नहीं है कि किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी कई सारे न्यूज आर्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, हालांकि वो एक अलग पॉइंट हो जाता है, पर लेकिन फिर भी यहां पर इससे भी इंपॉर्टेंट कई सारे और भी मुद्दे हैं जो कि किसानों के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो एक्ट यहां पर लाए गए हैं ये बड़े बड़े किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बात करनी चाहिए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो और भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो पूरे कई सारे आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये हमारी कंट्री में दवाई के बारे में बात की जा रही है। अगर दवाई बनाई जाती है तो देखिए दवाई को बनाने के लिए आप लोगों को सुरक्षा और उसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग आनन फानन में दवाई बनाएंगे और फिर जनता तक उसको पहुंचा देंगे तो वो दवाई कई सारे लोगों की जान ले सकती है भाई। उस दवाई को देखो कि आप लोगों ने ढंग से स्टडी की है उस दवाई के ऊपर। दवाई बनाने का प्रोसीजर जो है वो ऐसे डेवलप की जाती है। सबसे पहले तो उसके बारे में नॉलेज ली जाती है कि भैया ये क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से कि एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना, कि भैया एग्जाम के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फिर होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये होती है जैसे कि जीव जंतु के ऊपर, जैसे कि मेंढक के ऊपर, खरगोश के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, ये बंदर के ऊपर, जो उसको ट्राई करके देखते हैं कि हाँ इनके ऊपर कैसा इंपैक्ट डाल रही है। उसके बाद में जब यहां पर ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग एग्जाम में जाने से पहले अपना जो पुराने पेपर उठाकर क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज लगाते हैं ताकि आप लोग अपनी जो स्टडी है उसको जांच सकें। फिर होती है यहां पर क्लिनिकल ट्रायल, ये होता है आप लोग का मेन एग्जाम जो आप लोग देने जाते हैं। मेन एग्जाम जो आप लोग जाकर वहां पर बैठते हैं, तो वहां पर जब आप लोग जाकर बैठेंगे तो ये कई सारे लोग, हजारों लोग यहां पर आएंगे, इनके ऊपर ये दवाई को टेस्ट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये दवाई जो है वो कितना लोगों को फायदा पहुंचा रही है और कितना इसका नुकसान है। तो मेन एग्जाम जो है वो आप लोग का यहां पर देखने को मिलेगा जब हजारों लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तो कुछ लोगों के ऊपर फेल हो जाती है और कुछ लोगों के ऊपर पास हो जाती है। तो अगर सब लोग पास हो गए तो इसका मतलब यह है कि क्लिनिकल ट्रायल सही है, ये दवाई सही है, इसको आगे लेकर चला जा सकता है। पर लेकिन पता चला यहां पर आधे से ज्यादा फेल हो गए तो ये दवाई सही नहीं है, आगे चल के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको आप लोग रोक दो, इसका ये आगे काम नहीं करेगा, फिर इसमें चेंज कर लेकर आओ। फिर क्या होता है, रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल होता है, यानी कि जैसे आप लोग का पेपर हो गया तो फिर चेक किया जाएगा कि भैया क्या चल रहा है देश दुनिया में। अब देख लेते हैं यहां पर उनको क्या क्या पेपर में लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग यहां पर स्टार्ट होती है सारे काम होने के बाद में, और फिर इसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कि क्वालिटी सही है, बाद में मार्केट में आने के बाद में क्वालिटी कैसी है। तो ये पूरे प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू दवाई लाई जाती है। अभी फिलहाल जो कोविड-19 की जितनी भी दवाई चल रही है वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, यानी कि सबके एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम में कुछ 95% पास हो रही है, कुछ 90%, कुछ 85% और कुछ 80% और कुछ इससे भी कम 75%। तो इस तरीके से हो रही है, यानी कि कुछ फेलियर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है, अलग अलग जो कंट्री गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं कि कम से कम इसको यूज करना स्टार्ट करो जनता के ऊपर। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप लोग लेकर चल रहे हैं कि बीच में ही आप लोग अप्रूवल दे दे रहे हैं तो इससे कई सारे लोगों की जान तक जा सकती है। तो वो आप लोगों को ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिजर जो यहां पर अभी इंडियन रेगुलेटर है उनके द्वारा बोला गया कि इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दिया जाए जो mRNA वैक्सीन है। mRNA में m क्या है यहां पर, इसका मतलब है मैसेंजर, ठीक है। तो आरएनए की फुल फॉर्म आप लोग बताइए।
तो ये पुणे बेस जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली तैयार करने की बात की जा रही है और ये डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हमारी कंट्री में भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए यहां पर बात चल रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनलाइक फिजर, इसी के साथ में एस्ट्राजेनेका ये जो है ये फेज 3 की ट्रायल लेकर आ रही है ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है 4 कंट्री के अंदर। यहां पर सिक्योर करे, ये रेगुलेटरी एजेंसी जो है उन्होंने सिक्योर कर लिया नोट कि यहां पर इनको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भी बात की जा रही है कई सारे एरिया में। अगर बात करें गवर्नमेंट जो प्रेशर डाल रही है रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर, जो यहां पर आज के डेट में दवाई बनने के बाद में उसको अप्रूवल की बात कर रही है, तो फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलिए कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, यहां पर कोशिश की जा रही है कि बच्चे को 5-6 महीने में ही पैदा कर दें। तो हो सकता है कि उससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके बारे में क्यों आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो एंटायर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तो 9 महीने का ही होगा, तो 9 महीनों को लेकर चलिए ना आप लोग, पर लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो सेफ्टी और जो एफिकेसी यानी कि सुरक्षा और जो प्रभावकारिता है दवाई की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लग जा रहे हैं कि ये दवाई कैसी निकल कर आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अभी रिसेंटली ये बोला गया कि जल्दी ही हमारी कंट्री में जो दवाई है वो देखने को मिलेगी फ्यू वीक के अंदर अंदर। तो देखिए वैसे तो ये सही बात है, एक तरीके से एंजॉय करने वाला मूवमेंट है, पर लेकिन रियलिटी में क्या ये सही है? तो उसको समझिए आप लोग। यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर एक अच्छी दवाई निकल कर आती है मार्केट में और प्रॉपर वे में लोगों को सही करती है, एक तो वो फंडा है, दूसरा ये कि आनंद फानन में आप लोगों ने दवाई बना दी और उसको लोगों के ऊपर आप लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या पता उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है तो और ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो इनइफेक्टिव और जो अनसेफ मेडिसिन है जो कि जनता के लिए सही नहीं है, तो ये वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकती है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब ये वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो लंदन बेस जो यहां पर इसके द्वारा रिवील की गई चीजें कि इंडिया में जब यहां पर 87% के करीब वैक्सीनेटेड किया गया लोगों को, जिसके तहत यहां पर ये सर्वे किया जा रहा था कि हाँ इन लोगों को यहां पर वैक्सीन देनी है, तो 34% के करीब लोगों के द्वारा बोला गया कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वरी थे कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 16% इस चीज को लेकर टेंशन में थे कि इतना फास्ट क्यों चल रहे हो भैया, थोड़ा आराम से काम कर लो, आखिर क्या गाड़ी छूट रही है आप लोगों की। तो ये कंडीशन भी है, यानी कि आनंद फानन में काम किए जा रहे हैं, तो इससे कई सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, आप लोग क्या सोचते हैं दवाई कैसे आनी चाहिए, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन भी आप लोगों के फ्यूचर में बन सकते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, पर उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर हैज ग्रोन इन इंडिया बट हैज मेनी चैलेंजेस, यानी कि ये बढ़ तो गया इंडिया में स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास क्षेत्र, पर लेकिन इसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछता हूं। आज की डेट में आप लोग तैयारी कर रहे हैं एक एग्जाम की, जिसमें कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, कोई सीजीएल निकालना चाह रहा है, कोई बैंक में जाना चाह रहा है। तो ये सारे नाम जो मैंने बोले हैं, कोई एनडीए सीडीएस करना चाह रहा है या फिर कोई टीचर बनना चाह रहा है, इनमें सारे नाम में कोई भी एक भी ऐसा नाम नहीं है कि कोई धोबी बनना चाह रहा है, कोई कारपेंटर बनना चाह रहा है, कोई डाकिया बनना चाह रहा है, या फिर कोई एक तरीके से जो जूते काटने वाला मोची बनना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा है, कोई बढ़ई बनना चाह रहा है, कोई वॉशरमैन इनके धोबी बनना चाह रहा है। तो ये सारे मुद्दे कोई है इनमें से ऐसा जो इनमें से किसी एक भी प्रोफेशन को यहां पर लेके चलना चाहता हो, तो इसमें से शायद ही मुझे लगता है कि कोई एक आधा हामी भरेगा, तो कोई भी हामी यहां पर नहीं भरेगा। ठीक है, रीजन क्या है इनका? रीजन ये कि हमारी कंट्री में ये जो प्रोफेशन है ना, इनको काफी गलत तरीके से देखा जाता है। यानी कि ये जो है ये एक तरीके से वो लोग करेंगे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, ये जो है वो लोग करेंगे जो कई बार जात से भी कनेक्ट कर देते हैं कि ये कास्ट के लोग ही यहां पर गटर को साफ करेंगे, जैसे कि वो उसी के लिए पैदा हुए हो। तो ये हमारी कंट्री में कई सारे स्टिग्मा अटैच है कई सारे काम के साथ में। आज की डेट में अगर कोई बोले कि बढ़ाइए कि यहाँ क्या करता है, कोई बोले कि मोचे जूते तो गाड़ता है और क्या कर रहा है, पर लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर एरिया को ढंग से लेकर चला जाए कि हाँ कुछ इस तरीके से प्रॉपर वे में एक सही तरीके से बिजनेस मॉडल की तरीके से उसको लेकर चला जाए, तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं है ढंग से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे एरिया हैं हमारी कंट्री में जिनके साथ में गलत तरीके से एक स्टिग्मा ऐड कर दिया है कि भैया ये चीजें जो हैं ये हम लोग नहीं करेंगे, ये सही चीजें नहीं है। और अगर ढंग से देखा जाए तो ये वो चीजें हैं जिनके बिना सोसाइटी नहीं चलेगी, और ये सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर इनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, पर लेकिन इन्हीं में ढंग के लोग नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहां पर हमारी कंट्री में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर किसी को कनेक्शन लगाने सिखाने कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करना है, एक नॉर्मल तरीके से उसको एक गाइडेंस देने की बात की जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही निकल के आती है कि इसमें लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
ये आप लोगों ने फील किया होगा। अगर बोले कोई यार, देखिए दो तरीके हैं। आज के टाइम मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, साइड में मैंने यहां पर क्या करा, एक बाल काटने की दुकान खोल ली। ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं वहां पर बाल काटू बैठ के, मैं एक बार सीख लूं कि बाल कैसे काटे जाते हैं, और उसके बाद में फिर मैं 3-4 बंदे रख लूं अपने नीचे, उनको ट्रेन करके मैंने कहा तुम बाल काटो, मैं अपना पढ़ाने का काम करता हूं, तो एक साइड का बिजनेस स्टार्ट हो गया मेरा। तो क्या हुआ, ये एक तरीके से सोचने का तरीका हो गया ना। पर लेकिन अगर मैं बोलूं यार मैं कैसे बाल काटने का काम कर सकता हूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो मैं ये नहीं करूंगा। इसी तरीके से जूते काटने वाला, पॉलिश करने वाला काम हो गया। एक प्रॉपर स्टोर खोले जाए, उसमें प्रॉपर वे में ये सर्विस अगर प्रोवाइड कराई जाए। आज की डेट में हर एक इंसान जूते पहनता है, उसके जूते फटते हैं। हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि एक बार फटते ही नए जूते खरीद लेगा। बहुत सारे उनमें उसमें सिलाने के बाद में, पॉलिश कराने के बाद में उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम सोसाइटी ऐसी है, तो उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अगर मैं सोचूं कि हाँ पहले सीख लेता हूं क्या है इसके अंदर, और उसके बाद में फिर यहां पर कुछ ऐसे स्टोर खोल के रख देता हूं जिसमें कई सारे बच्चों को लगा देता हूं, जिसको एक तरीके से लो स्किल्ड है, जिसकी लो स्किल है, फिर एजुकेशन लेवल ऐसा नहीं है कि ये काम कर सके, तो इनडायरेक्ट वे में तो मैं भी एक तरीके से जूते काटने वाला ही हो गया ना, क्योंकि काम तो मैं ही कर रहा हूं। अब मेरे नीचे कोई और काम कर रहा है वो एक अलग बात है, तो मैं तो काम तो मैं ही कर रहा हूं ना, एक तरीके से ऊपर से वो एक तरीके से सुपरवाइज तो मैं ही कर रहा हूं ना इसको। तो ये वाली चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। तो ये गलत नहीं है अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको यहां पर जो सोसाइटी में देखा जाता है ना कि यार ये तो जूते गांठ रहे हैं, ठीक है, तो भैया वो जूते पहने बिना ना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो गलत चीजें जुड़ी हुई हैं इनके साथ में, उनसे हम लोग को दूर चलना पड़ेगा। तो ये सारी समझने के लिए यहां पर तो ये सारे चैलेंज हम लोग को दूर करने हैं। और स्किल इंडिया जो कौशल भारत, कुशल भारत की बात करें, एक तो वो इंसान है जो बेरोजगार घूम रहा है, सड़कों पर धक्के खा रहा है, एक तरीके से कुछ भी काम करने के लिए बोल दो उसको कि भैया गंदे काम करा लो, उससे कुछ भी, लड़कियों को चिढ़ना, उल्टी सीधी हरकतें करना, वो कर रहा है। एक है कि अपना कम से कम बैठ के जूते गांठ रहा है, अपना पैसे कमा के लेके जा रहा है, तो शाम को अपनी मेहनत की कमाई खाएगा वो, एक वो इंसान है। तो कौन सा सही है, तो ये बातें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को, इसके लिए ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग में कई सारी वर्कशॉप कराई जाएंगी कि हाँ भैया आओ देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डेवलपमेंटल कई सारी चीजें कराई जाएंगी, यहाँ कुछ बना के देखते हैं, सीखने वाली बात होगी। टीचर मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, चलिए कल को जो है बाल काटने सिखाए जाएंगे, ठीक है, आप लोग अपनी एक बार्बर की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी कैसे कैसे आप लोग रनिंग कर सकते हैं। आज की डेट में तो ये किसी नाई के पास में आप लोग जाते हैं, अगर ठीक ठाक सी दुकान है तो 500-1000 रुपए कुछ मिनटों में चट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए, अगर वो दिन में 5-6 हजार रुपए कमा रहा है तो 1.5 लाख के करीब घर बैठा बैठा कमा रहा है। तो उस तरीके से कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसको अलग तरीके से लेकर चलते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर उसको बिजनेस के तरीके से लेकर चलो ना। आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं यार बाल काटने वाला काम करूंगा अब मैं, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो इसी के साथ में कोचिंग वगैरह दी जाती है और स्किल वगैरह दी जाती है, तो इससे एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसको आप लोग स्किल बोलते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कोचिंग दी जा रही है, टीचिंग दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, डेवलपमेंट दिया जा रहा है, लर्निंग चल रही है, एक्सपीरियंस चल रहा है, और स्किल डेवलपमेंट पर यहां पर पहुंच जाते हैं फिर। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आप लोग क्या बोलते हैं, किताबें खोलो, किताबें पढ़ो, पर लेकिन प्रैक्टिकल मत करो। पर लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो वो कैसे आएगी, वो आएगी प्रैक्टिकल से। और प्रैक्टिकल कोई करा नहीं रहा है, प्रैक्टिकल तो नॉर्मल भी नहीं कराए जा रहे हैं जो स्कूल में होने चाहिए वहां पर, उनके बारे में यहां पर एक तरीके से संदेह है। तो इसको आप लोग कैसे लेकर चलोगे, तो इसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई है कि हमारी कंट्री में यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जो जवान जनता है वो हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, वो है चाइना की। पर लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन यानी कि जवान जनता कहां पर है, तो वो है इंडिया के अंदर। तो इसलिए यहां पर हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज के ऊपर फोकस देकर चले। तो डिफिकल्ट टास्क है आज के डे में, खासकर सिटीजन को एजुकेट करना, प्रॉपर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। और इसी के साथ में जो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्रोडक्टिविटी बनाना सोसाइटी की, तो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो आज की डेट में कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग के रोजगार चले गए हैं, तो आज के डेट में काफी हार्ड सिचुएशन क्रिएट यहां पर हो गई है। लगभग 320 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और 5 मिलियन के करीब जो यंग जॉब है, वो यंग जो जनरेशन है वो अपनी जॉब खो चुके हैं। तो सिचुएशन जो है काफी टफ है, कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो एजुकेशन काफी बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि विटल रोल प्रोवाइड यहां पर करा सकती है। आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, एक संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन था ये आप लोग बताइएगा। ये जो संशोधन था, इस संशोधन के तहत हमारी कंट्री में ये राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, कंपलसरी एजुकेशन। राइट टू कंपलसरी एजुकेशन जो की गई थी यहां पर, ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए की गई थी हमारे संविधान। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, कई सारे बच्चे जो नए नए देखते रहते हैं, तो उसके तरीके से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन जो लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट था, वो 2009 के अंदर हमारी कंट्री में लाया गया, ताकि जो जनता है उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई सके, और इसी के साथ में स्किल डेवलपमेंट भी किया जा सके। और इसी के साथ में अगर बात करें, ये फंडामेंटल राइट भी है। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये जो डाली गई है, तो ये आर्टिकल 21 में डाला गया। 21 में जो ए है, आर्टिकल 21 का ए है यहां पर, इसके अंदर इसको डाला गया है।
तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो यहां पर ये बात की जा रही है 86 यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किया गया। कब किया गया? 2002 में। तो ये जो यहां पर बात की राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो पार्ट 3 में हमारे संविधान में इसको फंडामेंटल राइट लाया गया। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों के फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्टिकल 21 के अंदर यहां पर ये चेंज किया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके लिए राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया हमारी कंट्री में, जिसके चलते ये एक्ट बना 2009 में। ये जो एक्ट बना 2009 में, इसमें जो सीटें यहां पर दी जाती हैं 25% रिजर्वेशन यहां पर SC ST सोशली बैकवर्ड और डिफरेंटली एबल सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनके लिए यहां पर काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सारी चीजें राइट टू एजुकेशन के बारे में है। आप लोगों को याद होगा मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिनों पहले एक मूवी शेयर की थी। उस मूवी में यहां पर एक जो औरत है वो पहले आर्मी में थी, फिर आकर वो एक प्रिंसिपल बन गई स्कूल की। तो वहां पर अगर गांव में कोई अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहा है तो उसके घर पुलिस भेज दी उसने। क्यों? क्योंकि बच्चों का हक है उनको एजुकेशन मिले, पर लेकिन उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो उनके राइट, उनका हक का हनन हो रहा है। तो इसलिए राइट टू एजुकेशन यहां पर भी काफी बड़ा रोल प्ले करके चली गई। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। पर लेकिन एजुकेशन ढंग से नहीं है हमारी कंट्री में। आप लोगों से मैंने कई बार बात करी है एसर की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो जो एसर की रिपोर्ट है इसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। उसके द्वारा जो प्रथम एनजीओ के द्वारा तैयार की जाती है, उसके द्वारा कई बार यह बताया गया कि अप टू द मार्क हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो उसको प्रॉपर वे में लेकर चलना पड़ेगा। प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में सारी जो चीजें चल रही हैं उसमें से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। सारे यहां पर एक तरीके से जो ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़नी है बस उसमें नोट्स बनाने हैं, रटना है, पास हो जाना है, वो चीजें हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करें, इनको 21st सेंचुरी में स्किल जॉब के बारे में हम लोग बात करें। पर लेकिन जो किताबों में जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के में बुक पढ़ रहे हैं और रिटन एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कोई कारपेंटर बनना चाहता है, कोई बढ़ई बनना चाहते हैं, तो वो कोई एक तरीके से धोबी बनना चाहते हैं, कोई मोची बनना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो वो वाली आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनको बोलते हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो ये आप लोगों को फोकस देकर चलनी है, जो कि कंप्लीटली इग्नोर की जाती है। आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारी कंट्री में 2 प्रोग्राम चलाए गए, पर लेकिन दोनों प्रोग्राम जो है वो अब तक वो वाला रिजल्ट नहीं लाए जो लाना चाहिए था। पहला प्रोग्राम चलाया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, ये 2009 में, यानी कि जब कांग्रेस हमारी कंट्री में पावर में थी तब चला गया। फिर हमारी कंट्री में पावर चेंज हो गई 2014 में, और उसको रिवैम्प कर एक यहां पर बात की गई कि एक नया मिशन लाया गया हमारी कंट्री में। यह लाया गया स्किल मिशन। स्किल जो मिशन लाया गया, स्किल इंडिया मिशन, ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लाया गया। हमारी कंट्री को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात की गई। स्किल का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैंने अभी बताया ना, कोई बढ़ई बनना चाहता है, कोई आज की डेट में मान लीजिए कोई नाई यानी कि बार्बर बनना चाहता है, कोई वॉशरमैन बनना चाहता है, कोई मोची बनना चाहता है, तो इनके लिए फोकस देने की कोशिश की गई। कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है ताकि वो छोटी छोटी अपनी एक तरीके से चीजें स्टार्ट कर सकें, और आगे चलकर इसको बड़ा भी किया जा सकता है अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसको अच्छे से वो लेकर चलना चाहता है। तो इंडिया के लिए जो फाउंडेशन किया गया था वो तो इसने रख दिया। क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है वो की गई, तो पर लेकिन फिर भी कई सारे चैलेंज यहां पर फेस करने को मिले। बेसिक चैलेंज जो सबसे सामने यहां पर निकल कर आया वो था कि एक तरीके से जो एस्पिरेशन है एक तरीके से लोगों की लैक ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि वो काम नहीं करना चाह रहे। खासकर कैसे? जैसे कि कारपेंट्री हो गया, टेलरिंग वाली दुकान होगी, ये वाली चीजें, इनके साथ में स्टिग्मा ऐड है, तो इनको यहां पर कोई करना नहीं चाह रहे। तो ये काफी बड़ी दिक्कत सोसाइटी के अंदर देखने को मिली, जिसको सोल्व करने की भी बात कई बार की गई। तो इनके बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने निकल कर आया। अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 1968 में, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, फिर इसके साथ में यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया, वो कब किया गया ये आप लोग बताइए, और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई 2020 में। तो अब की बार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एम है प्रोवाइड कराने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग 50% ऑफ जो लर्नर है यहां पर 2025 तक। हालांकि ये काफी बड़ा चैलेंज है, ये आसान नहीं है, पर लेकिन कैसे प्रोवाइड कराते हैं? अगर लोकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है तो लोकल इकोनॉमी बढ़ पाएगी, लोकल एरिया में काम कर पाएंगे बच्चे अच्छे से, जो यहां पर पर्टिकुलर स्कूल में जाने वाले हैं 18 साल से ऊपर। खासकर अगर बात करें यहां पर लोकल कम्युनिटी को भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोकल एरिया में जो कम्युनिटी रहती है उनको भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, आसपास वाले एरिया में कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, तो लोकल एरिया में काफी ज्यादा फायदा निकल कर आएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहां पर काफी बड़ा कोऑर्डिनेट कर चल रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। अब कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये तो आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये आर्टिकल था जो कि आप लोग इसके बारे में एक मोटा मोटा याद रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर ये बात करें द पॉलिटिशियन इन वेटिंग। एक तरीके से यहां पर आज की डेट में जो रजनीकांत है वो पॉलिटिक्स के अंगूर बने हुए हैं। यहां पर कांग्रेस चाह रही है मेरे साथ आ जाए, बीजेपी चाह रही है मेरे साथ आ जाए, बाकी एआईएडीएमके और जो डीएमके हैं उनकी वैसी पतलून टाइट हो रखी है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये काफी बड़ा चेंज ला सकते हैं। इवन ये यहां पर एक बच्चे के द्वारा जब मैंने एक दिन और पहले डिस्कस किया तो नीचे कमेंट किया गया, उसने बोला कि सर ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं रजनीकांत जी आगे आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी, क्योंकि जनता जो है इनके ऊपर काफी ट्रस्ट करती है और जिस तरीके से वेलफेयर के प्रोग्राम चलाते हैं ये यहां पर खासकर तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे हेल्पिंग नेचर है जिस तरीके से इनका, तो ये काफी एक तरीके से सही पर्सन हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी। तो ये देखिए उनका जो कमेंट था जो मैंने पढ़ा, तो उस टाइम पर आज के डेट में अगर देखें हमारी कंट्री में कोई अपोजिशन में अगर बात करें कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको अगर ये किया जाए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करिए तो उसको लेकर चला जाए, तो उसके लिए यहां पर ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो अगर सोचते हैं तो रजनीकांत जी तक ये बात पहुंचाइए कि आपको लोग प्राइम मिनिस्टर के तरीके से लेकर चल रहे हैं। चलिए तो फालतू की बातें हैं, पर फिर भी एक तरीके से जो बेसिक बात चल रही है वो ये है तमिलनाडु के अंदर आज की डेट में एक ऑल्टरनेटिव यहां पर एक खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से जयललिता जी की डेथ हुई थी तब से लेकर अब तक यहां पर एक गैप बन गया था तमिलनाडु के अंदर, तो उस गैप को फुल करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो इलेक्शन होंगे तो उसमें देखते हैं कि रजनीकांत जी का स्टेप क्या चल के निकल के आता है, क्या कंडीशन यहां पर होती है, तो वो सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में यहां पर देखने को मिल जाएगी। आप लोगों की जो भी राय है वो आप लोग जरूर लिखा कीजिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की राय। ठीक है, आइए अब यहां पर बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ये है मारदे गारू। मारदे गारू जो है ऑफिशियल नेम है यहां पर अटलांटिक ओशन के अंदर वाटर बॉडी है उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि यहां पर जो मैरीटाइम डोमेन है ये कंट्रोल में किसके है, साउथ अमेरिका के अंदर, जो यहां पर जो चिली है उसके अंदर ये आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार, आंसर है इसका डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कहां पर है, ये पैसिफिक ओशन में ना कि अटलांटिक ओशन में है। और ये जो मारदे गारू है, ये जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पेरू के आसपास वाला जो पानी है ये यहां पर निकल कर आते हैं, तो इसलिए यहां पर जो चिली है उसके कंट्रोल में नहीं है, ये पेरू के कंट्रोल में है मारदे गारू वाला जो रीजन है। मारदे गारू जो है यहां पर ये यहां पर मगुल ग्राव सेमिनारो, जो बेसिकली इनका नाम में जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया जब यहां पर वॉर चल रही थी, पेरू एंड बोलिविया साथ में थे और वॉर कर रहे थे यहां पर अगेंस्ट चिली। ठीक है, तो इसके खिलाफ यहां पर ये जो बेसिकली मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है, तो तब यहां पर ये चीजें निकल कर आई, यानी कि जो बोलिविया थे और जो पेरू थे वो एक साथ में थे और लड़ रहे थे यहां पर इसके साथ में, तो उस पर्सनैलिटी के नाम पर इस पर्टिकुलर एरिया का नाम यहां पर रखा गया है। तो जो चिलियन नेवी है यहां पर एक तरीके से उनके द्वारा भी काफी एक यहां पर जो उस टाइम पर जो चल रहा था इनके बीच में युद्ध, काफी बड़ा यहां पर एक युद्ध चला जिसको बैटल ऑफ यहां पर एंगोमास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एंगोमोस। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो याद रखिएगा, बेसिकली ये रीजन है यहां पर। अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं कहां पर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये आप लोग यहां पर ये वाला एरिया देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये था आज का आप लोगों का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया और मॉर्निंग में उठा कीजिए, काफी अच्छा लगता है। और एक तरीके से हम लोगों ने नाम भी रखा है अब तो इसका SLV 4AM आर्मी। ठीक है, तो देखता हूं हैशटैग SLV 4AM आर्मी में कितने जल्दी से जल्दी आप लोग इसको एक अच्छा एक कंपनी बनाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग उठेंगे तो आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और एक नई मुहिम हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं। ये सारे हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया, क्या क्या चीजें थी हम लोगों ने जाना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेडिसिन के बारे में बात की, किस तरीके से प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया जा रहा है वो सारी चीजें समझी। किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में क्या क्या संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन एंगल है वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की जो बेसिकली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में जाना, सारी चीजें क्या क्या चल रही थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रजनीकांत साहब के बारे में देखा, क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी, तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इसी के साथ में ये था आज का आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोगों से मैंने पूछा था, और जो आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसे मैंने बताया था, सॉरी आज के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी कल से ये प्रॉपर टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और डिसलाइक कर डिसलाइक कीजिएगा अगर पसंद नहीं आ रही है वीडियो को, बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अगर डिसलाइक आप लोग करेंगे तो। यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यहां पे आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।